मैं योसेमाइट रेंजर स्टेशन के अंदर गया। मेरे हाथ में एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज था। पहले दिन की घबराहट से मेरा पेट कस सा गया था। कॉफी की खुशबू और रेडियो की आवाजें सुनकर थोड़ा आराम महसूस होना चाहिए था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। सीनियर रेंजर पैट्रिशिया विलियम्स फ्रंट डेस्क के पीछे ऐसे खड़ी थी जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। चेहरे पर उम्र और जंगल की थकान साफ दिख रही थी। सफेद होते बाल पीछे कसकर बंधे थे और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। उसने मेरे हाथ में पकड़े कागज की तरफ देखा। इसे पढ़ लिया? हाँ, बस ऊपर ऊपर से। मैंने वो पेपर ऊपर किया जिसे मैं अपना असाइनमेंट शीट समझ रहा था। ट्रेल पेट्रोल विजिटर असिस्टेंस, वो वाला नहीं। वो काउंटर के नीचे झुकी और एक दूसरा कागज बाहर निकाला। वो काफी पुराना था, जगह जगह से मुड़ा हुआ था, जैसे उसे 100 बार मोड़ा और खोला गया हो। ये वाला पढ़ो। उसने वो कागज मुझे पकड़ा दिया। उसमें 5 नंबर वाली लाइनें थी जो पुराने टाइपराइटर जैसे फीके अक्षरों में थी। ऊपर लिखा था, रेंजर्स प्रोटोकॉल्स, मैंडेटरी कंप्लायंस। रूल नंबर 1, हमेशा अपने साथ एक विसल रखो। अगर जंगल में तुम्हें किसी सीटी की आवाज सुनाई दे तो अपनी विसल एक बार बजाओ और तुरंत वहां से निकल जाओ। अगर जवाब में कोई विसल बजाए तो उसकी जांच मत करना, उसे नजरअंदाज करना। रूल नंबर 2, जिन हाइकर्स के पास नीले रंग का बैकपैक हो उन्हें नजरअंदाज करो। उनसे आंख मत मिलाना, उनकी मदद मत करना, ऐसा बर्ताव करना जैसे वो वहां हैं ही नहीं। रूल नंबर 3, बारिश के दौरान मिलर क्रीक वाला फुट ब्रिज बंद रहेगा। लोगों को वहां जाने से रोको और उन्हें नॉर्दर्न ट्रेल की तरफ भेजो। रूल नंबर 4, किसी अकेले बच्चे के पास बिना बैकपैक के कभी मत जाना। रेडियो पर मदद बुलाओ और दूर से उस पर नजर रखो जब तक मदद ना आ जाए। रूल नंबर 5, अगर कोई विजिटर तुम्हें द लेडी के बारे में चेतावनी दे तो उसकी बात को गंभीरता से लेना। उसे सुरक्षित जगह तक ले जाओ और तुरंत इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करो। मैंने वो कागज 2 बार पढ़ा, फिर पैट्रिशिया की तरफ देखा। यह कोई मजाक है क्या? उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। हर शब्द याद कर लो, तुम्हारी जान इस पर निर्भर हो सकती है। ओह प्लीज, ब्लू बैकपैक्स, विसल्स, ये नए लोगों को डराने वाला प्रैंक होगा। क्या मैं तुम्हें कोई प्रैंक करने वाली लग रही हूं, मिस्टर थॉमसन? वो बिल्कुल भी मजाक करती हुई नहीं लग रही थी। पैट्रिशिया विलियम्स ऐसी औरत लग रही थी जिसने शायद पूरी जिंदगी में कभी मजाक नहीं किया होगा। मैंने कागज मोड़ा और जेब में डाल लिया। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये सब बकवास लग रहा है। यही बकवास इस जंगल में लोगों को जिंदा रखती है। उसने मुझे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। करीब 1 घंटे बाद डेविड रॉड्रिगेज दरवाजे से अंदर आया। उसके कंधे पर गियर बैग लटका हुआ था। काले बाल, हल्की मुस्कान, वो उन लोगों में से था जो 5 मिनट में दोस्त बना लेते हैं। अगले 6 महीनों के लिए वही मेरा पार्टनर था। मार्कस थॉमसन, राइट? असली रेंजर वाली ड्यूटी के लिए तैयार हो? मैंने उससे हाथ मिलाया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने वो कागज बाहर निकाला। तुमने कभी पहले कुछ ऐसा देखा है? डेविड ने वो पेपर लिया और उसे पढ़ते पढ़ते उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ये क्या है? ब्लू बैकपैक्स, द लेडी। वो सच में उलझा हुआ लग रहा था। भाई, ये तो मेरे लिए भी नया है और मैं तो यहाँ पिछले 3 सालों से समर शिफ्ट्स कर रहा हूँ। ये सुनकर मुझे राहत मिली। तो तुम्हें भी लगता है ये सब बकवास है? और क्या, शायद किसी पुराने रेंजर का नए रेंजर को डराने का तरीका होगा। उसने वो पेपर मुझे वापस दे दिया। मैं होता तो इसे इग्नोर कर देता। सुबह हमने मिस्ट ट्रेल पर टूरिस्ट को रास्ता बताने और उन्हें मार्क ट्रेल्स पर रहने की याद दिलाने में बिताई। बस वही रोज वाला काम। डेविड इस पार्क को ऐसे जानता था जैसे वो यहीं बड़ा हुआ हो।
चलते चलते वो लैंडमार्क्स दिखाता और रेस्क्यू स्टोरी सुनाता रहता। ऊपर वो रिस दिख रही है। पिछली गर्मियों में हमने एक आदमी को उन चट्टानों से नीचे उतारा था। उसे लगा था वो बिना गियर के फ्री क्लाइंब कर लेगा। शहर वाले लोग बिना, उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि नेचर क्या कर सकती है। दोपहर भी लगभग ऐसे ही गुजरी। खोए हुए हाइकर्स, परमिट्स के सवाल और एक फैमिली जिसने जाने कैसे अपनी कार हाइकिंग ट्रेल पर चढ़ाने की कोशिश में फंसा दी थी। डेविड हर सिचुएशन को इतनी शांति और कॉन्फिडेंस से संभाल रहा था जैसा मैं भी एक दिन बनना चाहता था। करीब 4 बजे हम स्टेशन की तरफ वापस जा रहे थे। तभी मैंने वो आवाज सुनी, 3 छोटी सीटी की आवाजें जो पेड़ों के बीच गूंज रही थी। सोचे बिना ही मेरा हाथ बेल्ट पर लगी अपनी विसल तक चला गया। उस पेपर की लाइनें मेरे दिमाग में चमक उठी। अपनी विसल एक बार बजाओ और तुरंत वहां से निकल जाओ, कोई मुसीबत में है। डेविड तो पहले ही उस आवाज की तरफ बढ़ चुका था। जल्दी चलो। रुको, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रूल्स में लिखा था, उन बेवकूफ रूल्स को भूल जाओ, कोई घायल हो सकता है। सीटी की आवाज फिर से आई, इस बार पहले से ज्यादा पास। डेविड ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? मैं करीब 3 सेकंड वहीं खड़ा रहा। जेब में पड़े उस मुड़े हुए कागज का वजन महसूस हो रहा था। डेविड तब तक करीब 20 फीट आगे निकल चुका था और पेड़ों के बीच तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा था। धत तरीकी, मैंने बुदबुदाया और उसके पीछे चल पड़ा। मेरा हाथ बार बार बेल्ट वाली विसल तक जा रहा था। रूल बिल्कुल साफ था, एक बार विसल बजाओ और तुरंत वहां से निकल जाओ। लेकिन मैं डेविड को अकेले नहीं जाने दे सकता था। जैसे ही हम मेन ट्रेल से हटे, जंगल बहुत घना होने लगा। टहनियां मेरी यूनिफॉर्म में फंस रही थी और मुझे एक गिरे हुए पेड़ के नीचे झुककर निकलना पड़ा, जिसे डेविड बिना रुके पार कर गया था। वो जंगल में ऐसे चल रहा था जैसे पूरी जिंदगी यही करता आया हो। सीटी फिर से गूंजी, वही 3 तेज आवाजें। वहां, डेविड ने आगे इशारा करते हुए कहा, करीब 50 यार्ड दूर। हम छोटे पाइन ट्रीज के बीच से गुजरे। उनकी सुई जैसी पत्तियां हमारी बाजुओं से रगड़ खा रही थी। जमीन पर सालों से गिरे पत्तों की मोटी परत थी, जिसकी वजह से हमारे कदमों की आवाज दब गई थी। मुझे सड़ी हुई लकड़ी की नमी वाली गंध आ रही थी और पाइन सैप की तेज साफ खुशबू भी आ रही थी। हेलो, किसी को मदद चाहिए? डेविड ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम आगे बढ़ते रहे। विसल पास से आई थी, लेकिन जंगल में दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। आवाज पेड़ों और चट्टानों से टकराकर हर तरफ गूंजती रहती है। यहीं कहीं होना चाहिए, डेविड ने कहा और 2 विशाल पेड़ों के बीच एक छोटे खुले हिस्से में रुक गया। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। ना कोई इंसान, ना कोई गिरा हुआ बैग, ना इस बात का कोई सबूत कि हाल ही में यहां कोई आया था। जमीन पूरी तरह साफ थी, सिर्फ हमारे पैरों के निशानों के अलावा और कुछ नहीं था। ऊपर कहीं बस कुछ पक्षियों की आवाजें आ रही थी। हेलो, कोई है? डेविड ने फिर से आवाज लगाई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मेरे पेट में फिर वही ठंडी बेचैनी उतर गई, वैसी फीलिंग जैसी रात में अकेले चलते समय होती है, जब तुम्हें पीछे कदमों की आवाज सुनाई दे और जैसे ही तुम रुक जाओ वो भी रुक जाए। शायद वो आगे निकल गया होगा, डेविड ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। शायद हमारी आवाज सुन ली होगी और सोचा होगा कि अब मदद की जरूरत नहीं है। हमने 1 और मिनट वहीं खड़े होकर सुना। ना कोई विसल, ना कोई आवाज, सिर्फ जंगल की सामान्य आवाजें आ रही थी। टहनियों में चलती हवा और दूर कहीं जे पक्षी की आवाज। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, डेविड ने कहा और वापस ट्रेल की तरफ मुड़ गया। चलो वापस चलते हैं, इससे पहले पैट्रिशिया सोचने लगे कि हम कहाँ गायब हो गए हैं।
मैं उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरे पेट में बैठा डर अब भी वहीं था। अगली सुबह मैं जल्दी रेंजर स्टेशन पहुंच गया। मैं डेविड से पिछली रात की बात करना चाहता था। शायद यह भी जानना चाहता था कि अब वो उन रूल्स के बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसका लॉकर खाली था। सिर्फ साफ नहीं किया गया था, पूरी तरह खाली था। लॉकर पर उसका नेम टैग भी नहीं था। लैच पर लॉक तक नहीं था, जैसे वो लॉकर कभी इस्तेमाल ही ना हुआ हो। मैं धीरे धीरे डेस्क एरिया की तरफ गया। डेविड की नेम प्लेट भी गायब थी और डेस्क ऐसा लग रहा था जैसे कई हफ्तों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। पैट्रिशिया, मैंने आवाज लगाई। वो पिछले वाले ऑफिस से बाहर आई। उसके हाथ में इंसिडेंट रिपोर्ट्स का ढेर था। गुड मॉर्निंग मार्कस, कल तुम्हारा पहला सोलो पेट्रोल कैसा रहा? मैं बस उसे घूरता रह गया। सोलो पेट्रोल? हाँ, तुम्हारा असाइनमेंट मिस ट्रेल सोलो पेट्रोल कैसा रहा? लेकिन मैं अकेला नहीं था, मैं तो डेविड के साथ था। डेविड रॉड्रिगेज, मेरा पार्टनर। पैट्रिशिया का चेहरा बिल्कुल खाली पड़ गया, उलझन वाला नहीं, ऐसा जैसे मैंने किसी ऐसे इंसान का नाम ले लिया हो जो कभी था ही नहीं। आई एम सॉरी, कौन? डेविड रॉड्रिगेज। कल सुबह आपने ही उसे मेरे साथ असाइन किया था। हमारी मीटिंग के तुरंत बाद वो गियर बैग लेकर अंदर आया था। मार्कस, मैं डेविड रॉड्रिगेज नाम के किसी इंसान को नहीं जानती। मेरे पेट की वो ठंडी फीलिंग अब सीने तक फैल गई। वो यहां 3 साल से काम कर रहा है, गर्मियों की शिफ्ट्स करता था। उसने मुझे पिछले साल वाले रेस्क्यू के बारे में भी बताया था। पैट्रिशिया ने रिपोर्ट्स नीचे रखी और इस बार मुझे सच में चिंता भरी नजरों से देखा। मार्कस, तुम ठीक हो ना? कल तुम्हें सोलो पेट्रोल ही असाइन हुआ था। ड्यूटी रोस्टर यही है, मेरे पास। उसने क्लिपबोर्ड निकाला और मेरी तरफ कर दिया। उस पर मेरा नाम साफ लिखा था, मार्कस थॉमसन, मिस ट्रेल, सोलो पेट्रोल। पूरी शीट में कहीं भी डेविड का नाम नहीं था। नहीं, ये गलत है, मैंने कहा। आपने ही उसे मेरे साथ लगाया था, मैं पूरे दिन उसके साथ था। मुझे लगता है तुम शायद कंफ्यूज हो। मैं एम्प्लॉय डेटाबेस चेक करती हूँ। वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई और पर्सनल फाइल खोल ली। मैं उसके पीछे खड़ा होकर लिस्ट को देखता रहा। एंडरसन, चैन, हेज, मिशेल, थॉमसन, विलियम्स, लेकिन रॉड्रिगेज नहीं था। डेविड नाम सर्च कीजिए, मैंने कहा और उसने नाम टाइप किया। 2 रिजल्ट्स आए। डेविड चैन, जो 2 समर पहले सीजनल वर्कर था, और डेविड मिशेल, जो नॉर्थ एंट्रेंस पर काम करता है। डेविड रॉड्रिगेज, RODRIGUEZ, मैंने दोबारा कहा। उसने फिर से टाइप किया। स्क्रीन पर लिखा आया, नो रिजल्ट्स फाउंड। मार्कस, इस नाम का कोई इंसान यहां कभी काम करता था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिल रही हो। वो कल यही था, मैंने उससे बात की थी, हमने 8 घंटे साथ में काम किया था। पैट्रिशिया उठी और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं पागल नहीं हूं, डेविड रॉड्रिगेज यही काम करता था, वो मेरा पार्टनर था। लेकिन बोलते हुए मुझे खुद एहसास हो रहा था ये सब कितना पागलों जैसा लग रहा है। अगले 3 दिन मैं हर रेंजर से डेविड के बारे में पूछता रहा। जेनिफर हेस, जो विजिटर सेंटर में काम करती थी, टॉम एंडरसन, जो पिछले 15 सालों से यहाँ था, माइक चैन, डेविड मिशेल, यहाँ तक कि सीजनल वर्कर्स से भी। लेकिन हर बार जवाब एक जैसा ही मिला, उलझन भरी नजरें और मेरी दिमागी हालत को लेकर सच्ची चिंता। किसी ने कभी डेविड रॉड्रिगेज का नाम तक नहीं सुना था, किसी को उसकी कोई याद नहीं थी। उसके बाद मैंने हर चीज पर शक करना शुरू कर दिया। शायद सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा था, शायद नई नौकरी का स्ट्रेस था, जंगल का अकेलापन,
ये सब मुझ पर असर कर रहा था। 3 दिन तक लोगों का तुम्हें ऐसे देखना जैसे तुम्हें मेंटल हेल्प की जरूरत हो, किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन फिर मैं ब्रेक रूम में गया और वो वहां था। डेविड का कॉफी मग सिंक के पास काउंटर पर रखा हुआ था। उसमें अब भी कॉफी थी, करीब 2 इंच ठंडी काली कॉफी। ऊपर वो पतली लेयर जमी हुई थी जो बहुत देर तक पड़े रहने पर बन जाती है। कॉफी मग पर सैन डिएगो की किसी ब्रूरी का फीका पड़ा लोगो बना था। मैंने उसे उठाया। असली सिरेमिक, असली वजन और असली कॉफी, जिसकी स्मेल बता रही थी कि वो कई दिनों से वहीं पड़ी है। अगर डेविड कभी था ही नहीं तो ये मग किसका था? जब जेनिफर अपनी शिफ्ट पर आई तो मैंने उससे उस मग के बारे में पूछा। ओह, वो पुरानी चीज, वो तो हमेशा से यहीं पड़ी है। उसने मुश्किल से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये किसका है। शायद किसी सीजनल वर्कर ने सालों पहले यहां छोड़ दिया होगा। लेकिन मुझे साफ याद था, डेविड उसी मग से कॉफी पीता था। मुझे याद था वो कॉफी की शिकायत करता था, कहता था कि उसे अपने घर वाली अच्छी कॉफी याद आती है। मुझे यह भी याद था वो हर सुबह ट्रेल्स पर जाने से पहले उसे धोता था। वो मग असली था, और अगर मग असली था तो डेविड भी असली था। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ था जिसने सबको उसे भुला दिया था, कुछ जो उन रूल से जुड़ा था, उस जंगल वाली विसल से जुड़ा था। शायद अगर मैंने प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी विसल बजाई होती, शायद अगर मैं उसे उस आवाज की तरफ जाने से रोक लेता, तो शायद डेविड आज भी यहीं होता। मैंने वो मग अपने लॉकर में रख लिया, एक सबूत के तौर पर कि मैं पागल नहीं था, कि मेरी याददाश्त मेरे साथ खेल नहीं कर रही थी। डेविड रॉड्रिगेज सच में था, यहां काम करता था, और वो मेरा पार्टनर था। और अब वो ऐसे गायब हो गया था जैसे उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ। वो रूल्स कोई प्रैंक नहीं थे, ना ही किसी पुराने रेंजर का मजाक था। वो सब असली था, और मैंने ये बात बहुत बुरे तरीके से सीखी थी। अब से मैं उन रूल्स में लिखी हर एक बात को मानने वाला था, चाहे वो कितनी भी पागलपन भरी क्यों ना लगे। 2 हफ्ते बाद मैं ईस्टर्न ट्रेल पर अकेले पेट्रोल कर रहा था। सुबह काफी शांत थी, बस कुछ हाइकर्स थे जो जल्दी निकलकर वाटरफॉल्स की तरफ जा रहे थे। मैं रिज ट्रेल से वापस लौट रहा था, और तभी मैंने उसे देखा। करीब 30 यार्ड आगे एक छोटी लड़की गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठी थी। उसकी उम्र शायद 8 साल होगी। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी, वैसी जैसी लोग चर्च सर्विस या फैमिली फोटोज में पहनते हैं। वो ड्रेस एकदम साफ थी, जैसे अभी अभी पहनी हो, जो अजीब था क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच बैठी थी। सबसे नजदीकी पार्किंग एरिया वहां से कम 2 मील दूर था। मैं वहीं रुक गया। पूरे सीन में कुछ गड़बड़ लग रही थी। हेलो, मैंने दूर से आवाज लगाई। क्या तुम रास्ता भटक गई हो स्वीटहार्ट? वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्मूथ थी, बहुत सोच समझकर की हुई थी। जब वो पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने उसकी मुस्कान देखी, जो बहुत चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मार्कर से उसके चेहरे पर खींच दी हो। उसकी आंखें काली थी, भूरी नहीं, बल्कि वैसी काली जैसी रात में किसी गहरे कुएं में झांकते समय दिखती है। और वो एक बार भी पलक नहीं झपका रही थी। क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा दूर तक जा रही थी। एक छोटे बच्चे की आवाज इतनी साफ और भारी नहीं हो सकती थी। उसने अपने पास वाली जगह पर हाथ थपथपाया। यहां अच्छा लगता है, बहुत शांत है। मेरे अंदर की हर इंस्टिंक्ट मुझे वहां से भाग जाने को कह रही थी। लेकिन तभी मुझे वो चौथा रूल याद आया, किसी अकेले बच्चे के पास बिना बैकअप के मत जाना। मैंने रेडियो उठाया, लेकिन नजरें उसी लड़की पर रखी। बेस, मैं थॉमसन बोल रहा हूं, रिज ट्रेल से।
मुझे ट्रेल हेड से करीब 2 मील ईस्ट में एक खोया हुआ बच्चा मिला है। मुझे मदद चाहिए। जैसे ही उसने मुझे रेडियो पर बात करते सुना, उसकी मुस्कान हल्की सी कांपी, बस एक पल के लिए, जैसे टीवी सिग्नल टूटता है। कॉपी दैट थॉमसन, हेज रास्ते में है, 15 मिनट में पहुंच जाएगी। मैंने रेडियो वापस बेल्ट पर लगा लिया। लड़की अब भी उसी अजीब मुस्कान के साथ मुझे घूर रही थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। उसकी आवाज से वो नरमी गायब हो चुकी थी। तुम्हें मदद की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। मैं खोई नहीं हूं। मैं वहीं खड़ा रहा, उस पेड़ से करीब 20 फीट दूर। तुम्हारा नाम क्या है हनी, और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जवाब देने की बजाय वो गुनगुनाने लगी। वो धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस धुन में कुछ गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टा बजाया जा रहा हो, या किसी ऐसी आवाज में जो होनी ही नहीं चाहिए। वो लगातार मुझे घूरती रही, एक बार भी पलक नहीं झपकाई। बस उस सफेद ड्रेस में उसी पेड़ पर बैठी रही, और वो भयानक धुन गुनगुनाती रही, और ऐसी मुस्कान दिखाती रही कि मेरा शरीर कांपने लगा। मैं दूरी बनाकर वहीं खड़ा रहा और इंतजार करता रहा। उसकी हमिंग मुझे घंटों तक चलती हुई लगी, जबकि शायद सिर्फ कुछ मिनट ही बीते थे। अचानक रेडियो में स्टैटिक की आवाज आई, और फिर जेनिफर की आवाज सुनाई दी। बेस टू थॉमसन, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। क्या अभी भी मदद चाहिए? लड़की का सर अचानक रेडियो की तरफ घूम गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पक्षी शिकार की हलचल पकड़ता है। उसका गुनगुनाना बंद हो गया। कॉपी दैट, मैंने रेडियो में कहा, लेकिन नजरें उस पर से नहीं हटाईं। मैं अभी भी यही हूं, और मुझे बैकअप जल्दी चाहिए। जैसे ही मैंने रेडियो वापस बेल्ट पर लगाया, उसने अपना सर एक तरफ झुका लिया, इतना ज्यादा जैसे किसी उल्लू का सर घूमता है। तुमने मदद बुला ली, उसने कहा। इस बार उसकी आवाज और ठंडी थी। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मैं बस ये पक्का करना चाहता हूं कि तुम सेफ हो, मैंने कहा। और वो हंसने लगी, और उसकी हंसी टूटते हुए कांच जैसी लगी। मैं वहीं खड़ा रहा और जेनिफर का इंतजार करता रहा। करीब 20 मिनट बाद मुझे पीछे ट्रेल्स पर बूट्स की आवाज सुनाई दी। जेनिफर पेड़ों के बीच से दिखाई दी। वो तेज चल रही थी, लेकिन बिना आवाज के। उसने मुझे वहां खड़ा देखा, और उसकी चाल धीमी हो गई। बच्ची कहाँ है? उसने पूछा। मैंने पेड़ की तरफ देखा, और वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी लकड़ी और सूखे पत्ते थे। वो यहीं थी, वो सफेद ड्रेस में थी, करीब 8 साल की बच्ची। जेनिफर उस गिरे हुए पेड़ के पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने लकड़ी को हाथ से छुआ, फिर आसपास की मिट्टी देखने लगी। यहां कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। कल की बारिश की वजह से मिट्टी नरम है। अगर यहां कोई बैठा होता तो निशान जरूर होते। मैंने खुद जाकर देखा, और वो सही कह रही थी। पेड़ के आसपास की मिट्टी गीली थी, उसमें आसानी से निशान बन जाते, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे बूट्स के निशान थे। मैं सच कह रहा हूं, वो यहीं थी, मैंने कहा। वो यहीं बैठी थी, और कोई अजीब गाना गुनगुना रही थी, जिससे मेरे दांत तक दर्द करने लगे थे। जेनिफर खड़ी हुई और हाथों से मिट्टी झाड़ने लगी। वो कुछ देर तक मेरा चेहरा ध्यान से देखती रही। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, उसने कहा। मैंने नीचे देखा, और वो सही थी। मैंने तुरंत हाथ जेब में डाल लिए। मुझे शुरू से सब बताओ, जेनिफर ने कहा, और फिर मैंने उसे सब कुछ बताया। सफेद ड्रेस, वो अजीब मुस्कान, उसका ऐसा चलना जैसे वो पानी के अंदर हो, उसकी आवाज, वो गुनगुनाना, और उसका कभी पलक न झपकाना। जेनिफर बिना टोके सब सुनती रही। जब मैं चुप हुआ तो उसने धीरे से सर हिलाया। तुमने सही किया, दूरी बनाए रखकर और बैकअप बुलाकर। तुमने बिल्कुल सही किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है
कि वो यहां कभी थी भी। कई बार नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो हुआ ही नहीं। हम दोनों वापस मेन ट्रेल की तरफ चल पड़े। रास्ते भर जेनिफर चुप रही, लेकिन जंक्शन पर पहुंचकर वो रुक गई। मार्कस, पैट्रिशिया ने जो प्रोटोकॉल्स तुम्हें दिए हैं उनमें जो भी लिखा है उन्हें मानो। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत महसूस हो रहा है तो शायद वो सच में गलत ही है। उसकी ये बात सुनकर मैंने सर हिलाया। वो कागज अब भी मेरी जेब में था और उसका वजन बहुत भारी महसूस हो रहा था। अगले महीने लगातार भारी बारिश हुई, जिसने पार्क की छोटी स्ट्रीम्स को तेज बहती नदियों में बदल दिया। 3 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही और जब मौसम साफ हुआ तब पार्क की हर क्रीक और वाटरफॉल उफान पर थे। मुझे वाटरफॉल ट्रेल पर तैनात किया गया ताकि विजिटर्स को डेंजरस कंडीशंस के बारे में चेतावनी दे सकूं। मेन ट्रेल अब भी खुला था, लेकिन कई साइड ट्रेल्स बारिश में टूटने लगे थे और क्रीक क्रॉसिंग्स बहुत खतरनाक हो चुके थे। मैं उस दिन के अपने दूसरे पेट्रोल राउंड पर था। तभी मैं उस लकड़ी के फुटब्रिज के पास पहुंचा जो मिलर क्रीक के ऊपर बना था। नीचे पानी उफनता हुआ बह रहा था, सामान्य से शायद 3 फीट ऊंचा। ब्रिज अभी भी मजबूत था, लेकिन अगर कोई नीचे गिर जाए तो पानी का बहाव उसे तुरंत बहा ले जाता। और तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी ब्रिज के ठीक बीचों बीच खड़ा था और नीचे बहते पानी को देख रहा था। उसने हाइकिंग बूट्स पहने थे, खाकी पैंट्स और एक चमकता हुआ नीला बैकपैक था जो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल नया हो। ब्लू बैकपैक। मैं वहीं रुक गया। दूसरा रूल तुरंत मेरे दिमाग में गूंज उठा। नीले बैकपैक वाले हाइकर्स को पूरी तरह इग्नोर करो। उस आदमी ने ऊपर देखा और मुझे देख लिया। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो दोनों हाथ हिलाने लगा जैसे किसी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश कर रहा हो। हे, उसने आवाज लगाई। भगवान का शुक्र है, मैं कब से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। मेरी हर इंस्टिंक्ट कह रही थी कि उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। आखिर रेंजर यही तो करते हैं। मुझे इसी काम के लिए ट्रेन किया गया था। लेकिन मेरे दिमाग में पैट्रिशिया की आवाज गूंज रही थी कि मेरी जान उन रूल्स को मानने पर निर्भर है। तभी वो आदमी मेरी तरफ चलने लगा, अब भी हाथ हिलाते हुए। मैं पूरी तरह रास्ता भटक गया हूं, उसने कहा। मेरा जीपीएस बंद हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ट्रेल पार्किंग एरिया तक जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने उससे मुंह फेर लिया और ट्रेल पर आगे चलता रहा। अरे सुनो, हे रेंजर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उसने पीछे से आवाज लगाई। मैंने खुद को चलते रहने के लिए मजबूर किया। पीछे मत देखना, उसे नोटिस मत करना, प्लीज बस अपनी जान बचाओ। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी और ज्यादा बेचैन हो रही थी। मुझे बस रास्ता चाहिए, मेरी वाइफ कार में मेरा इंतजार कर रही है। उसकी आवाज में ऐसी बेचैनी थी कि मेरा मन बार बार पीछे मुड़ने का कर रहा था, मदद करने को कर रहा था, लेकिन मैं चलता रहा। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है भाई? वो चिल्लाया। अब उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं मदद मांग रहा हूं और ये तुम्हारा काम है। उसकी आवाज ट्रेल पर मेरा पीछा करती रही, हर शब्द के साथ और ज्यादा गुस्से में। लेकिन मैं बस चलता रहा, कदम दर कदम, जब तक उसकी आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। करीब 1 घंटे बाद मैं फिर से उस फुटब्रिज पर वापस गया। मुझे चेक करना था, शायद ये देखने कि वो आदमी ठीक से निकल गया या नहीं, जबकि रूल्स के मुताबिक मुझे परवाह करनी नहीं चाहिए थी। वो ब्रिज खाली था। उस आदमी का कहीं कोई निशान नहीं था, ना ब्लू बैकपैक, ना खाकी पैंट्स, कुछ भी नहीं। बस बारिश से भीगी लकड़ियां और नीचे वही उफनती हुई क्रीक। मैं ब्रिज के बीच तक गया जहां वो खड़ा था, नीचे बहते पानी को देखा
और फिर ट्रेल की तरफ देखा। मैंने सोचा शायद उसे रास्ता मिल गया होगा, शायद किसी और ने उसकी मदद कर दी होगी। लेकिन तभी मेरी नजर रेलिंग पर पड़ी। लकड़ी के दोनों तरफ गहरे निशान बने हुए थे, 4 समानांतर लाइनें, जैसे किसी पंजे वाली चीज ने पूरी ताकत से लकड़ी को चीरा हो। कट बिल्कुल नए थे। अंदर की लकड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जहां किसी चीज ने ऊपर की पुरानी परत को फाड़ दिया था। मैंने उंगलियां उन निशानों पर फेरी। वो बहुत गहरे थे, करीब आधा इंच अंदर तक। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। शायद किसी भालू के पंजे थे, लेकिन भालू ब्रिजेस नहीं नोचते, और ये निशान ठीक उसी ऊंचाई पर थे जहां इंसान रेलिंग पकड़ता है। बारिश लगातार गिरती रही। मैं कुछ मिनट और उन निशानों को घूरता रहा और फिर वापस पेट्रोल खत्म करने निकल गया। कुछ महीनों बाद, जब पेड़ों के पत्तों का रंग बदल चुका था और समर टूरिस्ट लगभग जा चुके थे, मैं ईस्टर्न ट्रेल्स की रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था। दिन शांत था, हवा ठंडी थी और सर्दियां आने की वजह से ज्यादा हाइकर्स बाहर नहीं निकल रहे थे। और तभी मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी उम्र शायद 65 या 70 साल रही होगी। पतला सा एशियन आदमी, हल्की जैकेट पहने हुए था और पुराने हाइकिंग बूट्स, जिनसे लग रहा था कि वो काफी घूम चुका है। लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो ट्रेल के बीचों बीच करीब 30 यार्ड आगे बिल्कुल स्थिर खड़ा था और बार बार पीछे देख रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, वैसे ही जैसे तब बढ़ते हो जब कुछ गलत लगे। पहले तो उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। वो पूरी तरह उस चीज पर ध्यान लगाए था जो उसे लग रहा था कि उसके पीछे है। सब ठीक है ना सर? वो तेजी से पलटा। उसकी आंखें फैली हुई थी। उसे समझने में 1 सेकंड लगा कि मैं एक रेंजर हूं। ओह, भगवान का शुक्र है। उसकी आवाज कांप रही थी और हाथ हल्के हल्के थरथरा रहे थे। क्या आपको कोई परेशानी हो रही है? तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी जैकेट तक में धंस गईं। वो मेरा पीछा कर रही है, उसने फुसफुसा कर कहा। सुबह से, जब से मैंने हाइकिंग शुरू की है, वो मेरे पीछे है। मैंने अपनी आवाज शांत रखी। कौन पीछा कर रहा है? वो लेडी। उसने फिर से पीछे देखा। लंबी औरत, पुराने जमाने की ड्रेस पहने हुए है। ऐसी लंबी ड्रेस जैसे 100 साल पहले पहनी जाती थी। वो बार बार पेड़ों के बीच दिखाई देती है। 5वां रूल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। जो भी विजिटर द लेडी के बारे में चेतावनी दे, उसकी बात को गंभीरता से लो, उसे सुरक्षित जगह ले जाओ और इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करो। आपने क्या देखा? मुझे डिटेल में बताइए, मैंने कहा। उसने बताया कि उसका नाम रॉबर्ट चैन है। आगे बोलने से पहले उसने घबराकर चारों तरफ देखा। पहले मुझे लगा कोई और हाइकर होगी। मैंने उसे पेड़ों के बीच देखा, ट्रेल से करीब 50 यार्ड दूर। लेकिन उसने वो लंबी सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो हाइकिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। वो उसे पहुंचते हुए रुक गया। फिर मैंने उसे दोबारा देखा। मुझे लगा कोई और लेडी होगी, लेकिन वो वही ड्रेस थी। वो हमेशा मेरी नजर के किनारे पर रहती, हमेशा इतनी दूर कि मैं उसे साफ देख ही ना पाऊं। आपने उसे कितनी बार देखा? 6, शायद 7 बार। उसकी पकड़ और कस गई, और वो अब करीब आती जा रही है। मैंने उसके पीछे ट्रेल की तरफ देखा। वहां सिर्फ पेड़ थे और गिरे हुए पत्ते थे। मिस्टर चैन, मैं आपको पार्किंग एरिया तक वापस छोड़ देता हूं। हम आपको आपकी कार तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? मुझे विश्वास है कि आपने कुछ ऐसा देखा जिसने आपको डरा दिया है, और फिलहाल इतना काफी है। वापस पहुंचने में हमें करीब 20 मिनट लगे। रॉबर्ट मेरे बिल्कुल पास चल रहा था और हर कुछ कदमों बाद पीछे मुड़कर देखने लगता था।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरा रेडियो हर वक्त तैयार था और मेरी नजरें लगातार जंगल पर थीं। जब हम मेन पार्किंग एरिया पहुंचे तो मैं उसे उसकी कार तक छोड़ने गया। एक नीली होंडा जिस पर कैलिफोर्निया प्लेट्स लगी थी। मेरी सलाह है कि आप सीधे घर चले जाएं, मैंने उससे कहा। कुछ दिनों तक वापस मत आइए। मेरा भी यही इरादा है, उसने कांपते हाथों से कीज निकालते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि मैं कोई पागल हूं? मुझे लगता है आपने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी जंगल लोगों के साथ खेल खेलते हैं। उसने सर हिलाया, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा, और सच कहूं मैं खुद भी नहीं कर रहा था। मैंने उसे वहां से जाते हुए देखा, फिर अपना रेडियो निकाला। बेस, मैं थॉमसन बोल रहा हूं। मुझे एक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल करनी है। कुछ सेकंड तक रेडियो में स्टैटिक की आवाज आती रही। फिर पैट्रिशिया की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ अलग था, पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा गंभीर। कैसा इंसिडेंट? एक विजिटर ने द लेडी को देखने की रिपोर्ट की है, नॉर्दर्न ट्रेल सिस्टम में। मैं उसे सेफली बाहर भेज चुका हूं। कुछ देर तक खामोशी रही, सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी। फिर आखिरकार पैट्रिशिया की आवाज दोबारा आई। सभी यूनिट्स ध्यान दें, आज के बाकी दिन नॉर्दर्न ट्रेल से दूर रहें। आई रिपीट, अगले नोटिस तक नॉर्दर्न ट्रेल्स पूरी तरह बंद रहेंगे। पूरी दोपहर मैं विजिटर्स को सामान समेटने और पार्क खाली कराने में लगा रहा। पैट्रिशिया ने मुझे ये नहीं बताया कि हम सबको इतनी जल्दी क्यों निकाल रहे थे। बस इतना कहा था कि जल्दी करना जरूरी है। उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिर्फ ऑर्डर्स दिए। सॉरी फोक्स, सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से आज पार्क जल्दी बंद हो रहा है। बस यही लाइन मुझे बार बार बोलने की इजाजत थी। फैमिलीज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता था। कुछ लोग घंटों ड्राइव करके यहां पहुंचे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार रॉबर्ट चैन का चेहरा घूम रहा था जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसके कांपते हुए हाथ मुझे अभी भी महसूस हो रहे थे। निराश होना मरने से बेहतर है। शाम 6 बजे तक पार्किंग लॉट्स पूरी तरह खाली हो चुके थे। यहां तक कि मेंटेनेंस के लोग भी सामान समेट कर जा चुके थे। मैंने इस पार्क को इतना शांत कभी नहीं देखा था, यहां तक कि सर्दियों के बीच में भी नहीं। वो सन्नाटा भारी लग रहा था, जैसे किसी भयंकर तूफान से पहले की खामोशी हो। मैंने रेडियो पर कंफर्म किया कि आखिरी विजिटर भी मेन गेट से निकल चुका है। ईस्टर्न ट्रेल्स पूरी तरह क्लियर हैं, मैंने कहा। कॉपी दैट। पैट्रिशिया की आवाज आई, और उसकी आवाज में अब भी उतना ही तनाव भरा था। आज तुमने अच्छा काम किया थॉमसन। मेरा मन कर रहा था कि उससे पूछूं कि हम आखिर किससे बचने की कोशिश कर रहे थे। अगर रॉबर्ट हमें वार्निंग ना देता तो क्या होता, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे और सवाल पूछने से रोक दिया। स्टेशन वापस जाते समय मुझे एहसास हुआ कुछ बदल चुका है। रॉबर्ट की वार्निंग सिर्फ एक बूढ़े आदमी के डर जाने की बात नहीं थी, वो हम सब के बारे में थी, पूरे पार्क के बारे में। और जो भी चीज नॉर्दर्न ट्रेल्स में थी, हमने उसे फैलने से रोक दिया था। उस साल सर्दियां जल्दी आ गईं। पहली बर्फ अक्टूबर में ही गिर गई, और नवंबर तक सिर्फ जरूरी स्टाफ बचा था। ज्यादातर सीजनल वर्कर्स घर जा चुके थे, बस कोर स्टाफ बचा था जो उन कुछ विजिटर्स को संभाल रहा था जिन्हें जमाने वाली ठंड में भी हाइकिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे उन रूल्स को फॉलो करते हुए 6 महीने हो चुके थे। मैं हर एक रूल को पूरी शिद्दत से फॉलो कर रहा था। 3 और ब्लू बैकपैक वाले हाइकर्स मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर चुके थे। मैं बिना उनकी तरफ देखे उन सब के पास से निकल गया था, और हर बार मुझे उनकी नजरें अपनी पीठ पर महसूस होती रहीं। मेरे पेट्रोल्स के दौरान 2 और बार विसल की आवाज जंगल में गूंजी। दोनों बार मेरा हाथ तुरंत अपनी विसल तक गया। एक तेज विसल, और फिर मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया।
मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आखिर मेरा पीछा कौन कर रहा था। 4 अलग अलग विजिटर्स मेरे पास द लेडी को देखने की रिपोर्ट लेकर आए और हर बार मैंने उन्हें सुरक्षित बाहर पहुंचाया और रिपोर्ट फाइल की। और हर बार पैट्रिशिया ने वही ऑर्डर दिया, अगले आदेश तक उस एरिया से दूर रहो। और हर बार जब मैं उन रूल्स को मानता तो मुझे वो एहसास होता, ऐसा एहसास जैसे कोई भयानक चीज अंधेरे में मेरे पास से निकल गई हो, जैसे ट्रेन ट्रैक्स पर खड़े होकर आखिरी पल में हट जाना और फिर तेज रफ्तार ट्रेन का तुम्हारे सामने से गुजरना। बाकी रेंजर्स अब मेरे साथ अलग तरह से पेश आने लगे थे, बुरे तरीके से नहीं लेकिन सावधानी से, जैसे उन्हें मेरे अंदर कुछ ऐसा दिख रहा हो जो पहले नहीं था। जब भी जेनिफर मुझे पेट्रोल से लौटते देखती तो हल्का सा सर हिलाती। वो कुछ सेकंड मेरा चेहरा देखती रहती, फिर दोबारा सर हिलाती, जैसे ये पक्का कर रही हो कि मैं अब भी मेंटली ठीक हूं। एक बार मेरी लेडी रिपोर्ट के बाद टॉम एंडरसन मुझे अलग ले गया। तुम इस चीज में अच्छे होते जा रहे हो, उसने कहा, ज्यादातर लोगों से बेहतर। किस चीज में अच्छा? उसने चारों तरफ देखा, ये पक्का करने के लिए कि कोई आसपास नहीं है। जिंदा रहने में। उसी पल मुझे यकीन हो गया, बाकी रेंजर्स भी इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सब नए आदमी को डराने के लिए नहीं था, वो उन्हें इसलिए मानते थे क्योंकि वो काम करते थे, क्योंकि जो लोग उन्हें नहीं मानते वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल डेविड की तरह। सर्दियों में पार्क बंद होने से पहले मेरा आखिरी पेट्रोल दिसंबर 15 को था। सुबह से हल्की बर्फ गिर रही थी, बस इतनी कि ट्रेल सफेद दिखने लगे। उसके बाद पार्क ऑफिशियली ओवरनाइट कैंपिंग के लिए बंद हो जाता है और सिर्फ डे यूज एरियाज ही खुले रहते हैं। मैं इस ब्रेक का इंतजार कर रहा था। 6 महीने तक लगातार पीछे देखते रहने ने मुझे जितना थका दिया था, मैं खुद भी मानना नहीं चाहता था। मैंने अपना इक्विपमेंट चेक खत्म किया और एक्स्ट्रा ग्लव्स लेने लॉकर की तरफ गया। जैसे ही लॉकर का मेटल डोर खुला, कुछ नीचे गिरा। एक कागज बिल्कुल वैसे ही मोड़ा हुआ जैसे ओरिजिनल रूल्स वाला पेपर था। मैं नीचे झुका और कांपते हाथों से उसे खोला। वो वही हैंडराइटिंग थी, पैट्रिशिया के वही साफ ब्लॉक लेटर्स, लेकिन ये ओरिजिनल लिस्ट नहीं थी। एडिशनल प्रोटोकॉल्स, मैंडेटरी कंप्लायंस, रूल नंबर 6, फुल मून के दौरान कभी अकेले काम मत करो, बैकअप मांगो या पेट्रोल पोस्टपोन कर दो। रूल नंबर 7, अगर तापमान अचानक 5 मिनट में 10 डिग्री से ज़्यादा गिर जाए तो तुरंत शेल्टर ढूंढो, कारण जानने की कोशिश मत करो। रूल नंबर 8, रूल्स पर पूरी तरह भरोसा करो, तब भी जब उन्हें मानना नामुमकिन लगे। मैंने उसे 2 बार पढ़ा और फिर तीसरी बार। वो कागज जरूरत से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे उन 8 लाइनों में ऐसी चीजों का बोझ था जिन्हें मैं समझना ही नहीं चाहता था। मैंने उसे ध्यान से मोड़ा और ओरिजिनल रूल्स वाले पेपर के साथ अपनी जेब में रख लिया। 8 साधारण लाइनें, लेकिन उनका मतलब पत्थर पर लिखे कानून जैसा था। मेरी जिंदगी इस बात पर निर्भर थी कि मैं उन्हें पूरी तरह फॉलो करूं, चाहे वो कितने भी बेकार क्यों ना लगे, बल्कि खासकर तब जब उनका कोई मतलब बनता ही ना हो। विंटर क्लोजर से पहले आखिरी हफ्ते में सब कुछ बदल गया, जैसे जंगल को पता चल गया हो कि मैं जा रहा हूं और वो मुझे आखिरी बार परखना चाहता हो। ट्यूसडे सुबह मैंने पहली विसल सुनी, 3 तेज आवाजें जो ओल्ड ग्रोथ सेक्शन की तरफ से गूंज रही थी। मेरा हाथ तुरंत बेल्ट पर गया, विसल तक पहुंचा, लेकिन मैंने उसे बजाया नहीं। मैं धीरे से एक विशाल पाइन ट्री के पीछे छिप गया और देखने लगा। पेड़ों के बीच की परछाइयां गलत तरीके से हिल रही थी, हवा या जानवरों की तरह नहीं, वो पानी की तरह बह रही थी, फैल रही थी, ऐसी दिशाओं में जिनका सूरज की हल्की धूप से कोई लेना देना नहीं था। तभी एक परछाई
एक पेड़ के तने से अलग हुई और उस दिशा में बहने लगी जहां से विसल आई थी। मैंने तुरंत अपनी विसल एक बार बजाई और वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल गया। वेडनेसडे को फिर से विसल सुनाई दी, फिर थर्सडे को भी। हर बार मैं छिपकर उन अजीब परछाइयों को उस आवाज पर रिएक्ट करते देखता रहा और हर बार मैं एक बार विसल बजाता और तुरंत वहां से निकल जाता। लेकिन फ्राइडे अलग था। मैं वाटरफॉल से वापस लौट रहा था, तभी ट्रेल के एक मोड़ पर मैंने उन्हें देखा। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। 6 हाइकर्स पूरे संकरे ट्रेल पर फैले हुए थे और सबने एक जैसे नीले बैकपैक पहन रखे थे, इतने चमकीले नीले जैसे किसी ने उन्हें पेंट में डुबो दिया हो। वो बिल्कुल स्थिर खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मैं वहीं रुक गया। रूल बिल्कुल साफ था, ब्लू बैकपैक वाले हाइकर्स को पूरी तरह इग्नोर करो, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रेल रोक रखा था और उनके बीच से गुजरे बिना आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उनके चेहरे खाली थे और उनकी आंखें रोशनी को बिल्ली की आंखों की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन उनमें कुछ गलत था। वो बहुत ज्यादा चमकीली, बहुत ज्यादा टिकी हुई थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो नहीं हिले। मैंने दूसरा कदम बढ़ाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 2 लोगों के बीच से निकल गया बिना उनकी तरफ देखे। उनके शरीर बर्फ जैसे ठंडे थे, मेरी जैकेट के आर पार महसूस हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे खुले फ्रीजर्स के पास से गुजरा हूं। जब मैं गुजरा तो उनमें से एक ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। और जब मैं उस ग्रुप के दूसरी तरफ पहुंचा तो वो सब गायब थे। बस वहां हल्की धुंध तैर रही थी जहां वो खड़े थे। सैटरडे को मेरा आखिरी पेट्रोल था। जब मैं स्टेशन से निकला, टेम्परेचर गॉज 42 डिग्री दिखा रहा था। दिसंबर के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल था। मैं फुट ब्रिज चेक कर रहा था और तभी हवा बदल गई। धीरे धीरे नहीं, जैसे मौसम आमतौर पर बदलता है, एकदम से, जैसे किसी ने खुद सर्दी का दरवाजा खोल दिया हो। मेरी सांसें धुएं जैसी बाहर आने लगी। क्रीक के किनारों पर बर्फ जमने लगी और बर्फ चटकने की आवाज आने लगी। मेरे बेल्ट वाला गॉज अब 2 डिग्री दिखा रहा था। सिर्फ 10 सेकंड में 40 डिग्री की गिरावट हो गई थी। मैं ट्रेल पर 50 यार्ड दूर बने मेंटेनेंस शेड की तरफ दौड़ा। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद किया और ठीक उसी वक्त पेड़ों के बीच कोई बड़ी चीज चलने लगी। भारी कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन उनमें कुछ गलत था। वो बहुत सोच समझ कर रखे गए कदम थे, बहुत सावधानी से। वो चीज घंटों तक शेड के चारों तरफ घूमती रही। मुझे उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, गहरी गीली आवाजें जिन्हें सुनकर मेरी रूह कांप रही थी। हर कुछ मिनट बाद उसके पंजे मेटल वॉल्स पर रगड़ खाते, लंबे धीमे स्क्रैचेस, जैसे वो शेड की मजबूती जांच रही हो। मैं विंडो से दूर रहा जब तक कि और अनजान रहना बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जंगल की तरफ वाली छोटी विंडो की तरफ गया और वहां मैंने उसे देखा, द लेडी। लंबी आकृति जिसने 100 साल पुराने जमाने जैसी ड्रेस पहन रखी थी। लंबी स्लीव्स, ऊंचा कॉलर और कपड़ा जो बिना हवा के हिल रहा था। वो करीब 30 फीट दूर 2 पाइन ट्रीज के बीच बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, रिफ्लेक्शन की तरह नहीं, बल्कि जैसे उनके पीछे खुद की कोई रोशनी जल रही हो। वो शेड को देख रही थी और मुझे भी, जो उसे देख रहा था। मुझे नहीं पता हम कितनी देर तक ऐसे ही रहे, शायद कुछ मिनट, शायद कई घंटे। उन चमकती आंखों के साथ समय अलग महसूस हो रहा था। जब आखिरकार सुबह की रोशनी पेड़ों के बीच आई, वो गायब थी। मैं कांपते पैरों से शेड के बाहर निकला। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका था और पेड़ों के बीच की धुंध गायब हो रही थी।
मेरी सांसें अब भी धुएं जैसी दिख रही थी, लेकिन हवा पहले से गर्म और नॉर्मल लग रही थी। मेरी बेल्ट का टेम्परेचर गॉज अब 38 डिग्री दिखा रहा था। मैंने गॉज को 2 बार चेक किया, सिर्फ यकीन करने के लिए। दिन की रोशनी में वो शेड अलग लग रहा था, बस एक साधारण मेटल बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर स्क्रैचेस थे। शायद भालू ने किए हों या मेंटेनेंस इक्विपमेंट से बने हों, कहना मुश्किल था। लेकिन मुझे पता था मैंने बाहर क्या सुना था, और मुझे यह भी पता था मैंने उन पाइन ट्रीज के बीच क्या देखा था। स्टेशन वापस पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे मैं घंटों भागता रहा हूं, जबकि मैं सिर्फ शेड में छिपा था। पेड़ों के बीच हर परछाई मुझे दोबारा देखने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वहां सिर्फ जंगल की सामान्य चीजें थीं। जब मैं वापस पहुंचा, पैट्रिशिया मेरा इंतजार कर रही थी। वो फ्रंट डोर के पास हाथ बांधे खड़ी थी और मुझे रास्ते पर आते हुए देख रही थी। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, लंबी रात रही होगी, है ना? वो मेरा चेहरा ध्यान से देखने लगी। टेम्परेचर ड्रॉप? हाँ, करीब 10 सेकंड में 40 डिग्री। उसने ऐसे सर हिलाया जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो, और मैं मेंटेनेंस शेड तक पहुंच गया। कुछ देर तक कोई चीज उसके चारों तरफ घूमती रही, और फिर वो दिखाई दी। पैट्रिशिया के चेहरे का भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ बदल गया। वो लेडी 2 पाइन के पेड़ों के बीच खड़ी थी, शेड को देख रही थी, और मुझे भी। कितनी देर पता नहीं, समय अलग महसूस हो रहा था। सूरज निकलते ही वो गायब हो गई। पैट्रिशिया ने स्टेशन का दरवाजा खोला और मेरे लिए पकड़े रखा। अंदर आओ, हमें बात करनी है। अंदर जाकर उसने उस कॉफी पॉट से 2 कप कॉफी डाली जो कल से वहीं रखी थी। उसका स्वाद जले हुए पानी जैसा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे पी लिया। उसकी गर्माहट अच्छी लग रही थी। तुमने सब सही किया, टेम्परेचर वाला रूल माना, शेल्टर तक पहुंच गए, हीरो बनने की कोशिश नहीं की। वो चीज क्या थी जो शेड के चारों तरफ घूम रही थी? गार्जियन। कभी कभी वो साथ में काम करते हैं। ठंड तुम्हें बाहर निकालती है, तुम्हें भागने पर मजबूर करती है, और गार्जियन ये पक्का करता है कि तुम बहुत दूर तक ना भाग पाओ। मैंने उन भारी कदमों, उस गीली सांसों वाली आवाज के बारे में सोचा, और अगर मैं शेड तक नहीं पहुंच पाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन तुम पहुंच गए, बस यही मायने रखता है। पैट्रिशिया खिड़की के पास रखी छोटी टेबल के दूसरी तरफ बैठ गई। बाहर पार्किंग लॉट पूरी तरह खाली था, सिर्फ हमारे 2 व्हीकल्स खड़े थे। कल से विंटर क्लोजर शुरू हो रहा है। तुम्हारे पास 4 महीने होंगे ये सोचने के लिए कि तुम वापस आना चाहते हो या नहीं। क्या मेरे पास चॉइस है? हर किसी के पास चॉइस होती है, लेकिन जब तुम वो सब देख लेते हो जो तुमने देखा है, जब तुम्हें पता चल जाता है कि वहां बाहर क्या है। उसने हल्के से कंधे उचकाए। ज्यादातर लोग फिर ये दिखावा नहीं कर पाते कि दुनिया बहुत सिंपल है। मैंने जेब से दोनों पेपर्स बाहर निकाले। ओरिजिनल रूल्स वाला पेपर अब बार बार पकड़ने से मुलायम पड़ चुका था, और दूसरा पैट्रिशिया की हैंडराइटिंग वाला नया पेपर। दोनों का वजन कागज से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा था। इतने सालों में आपने ये रूल्स कितने रेंजर्स को दिए हैं? शायद 30। और उनमें से कितने अब भी यहां काम कर रहे हैं? तुम हैरान हो जाओगे। जितने तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा, लेकिन जितने मैं चाहती हूं उससे कम। उसने अपनी कॉफी खत्म की और खड़ी हो गई। जब तैयार हो जाओ तो सब लॉक कर देना। कीज डोर के पास वाले लॉक बॉक्स में रख देना। अप्रैल में मिलते हैं। पैट्रिशिया। वो दरवाजे पर रुक गई। डेविड के साथ सच में क्या हुआ था? कुछ देर तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर वो बोली, उसे लगा था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है। उसे लगा रूल सिर्फ सलाह है, कानून नहीं।
और अब वो कभी था ही नहीं। यहाँ ऐसे ही काम होता है, गलत रूल तोड़ो और जंगल तुम्हें ऐसे मिटा देता है जैसे तुम कभी पैदा ही नहीं हुए थे। वो मुझे वहीं छोड़कर चली गई। मैं टेबल पर बैठा था, सामने ठंडी कॉफी और फैले हुए पेपर्स पड़े थे। मैंने दोनों रूल्स लिस्ट को एक बार फिर से पढ़ा। 8 साधारण रूल्स जिन्होंने मुझे ऐसी जगह जिंदा रखा था जहां रियलिटी खुद उन चीजों के आसपास बदल जाती थी जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। मैंने पेपर्स को ध्यान से मोड़ा और वापस जेब में रख लिया। अब स्टेशन अलग लग रहा था, खाली और किसी तरह पहले से बड़ा। मैं हर रूम में गया, विंडोज चेक की और पक्का किया कि सब सुरक्षित हो। इक्विपमेंट रूम में मुझे डेविड का कॉफी मग अब भी उसी शेल्फ पर रखा मिला जहां मैंने उसे छोड़ा था। वो ही एकमात्र सबूत था कि वो कभी था। मैंने उसे उठाया और कुछ देर हाथ में पकड़े रखा और फिर वापस रख दिया। कुछ चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए। पूरा लॉकअप करने में 1 घंटा और लग गया। इन्वेंट्री चेक करना, पानी बंद करना और ये पक्का करना कि बिल्डिंग 4 महीने की बर्फ और ठंड झेल पाए। यह सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर था, लेकिन सब कुछ एक फिनाले लग रहा था, जैसे मैं सिर्फ बिल्डिंग नहीं, किसी और चीज पर भी दरवाजा बंद कर रहा हूं। बाहर ग्रे आसमान के नीचे पार्किंग लॉट पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था। मेरी कार गेट के पास अकेली खड़ी थी और चारों तरफ फैले जंगल के सामने बहुत छोटी लग रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि पेड़ मुझे देख रहे हैं, दुश्मनी से नहीं, बस जैसे उन्हें मेरे होने का एहसास हो। मैं अपनी कार तक गया और अंदर बैठ गया। गेट की तरफ जाते हुए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। स्टेशन पेड़ों के पीछे गायब हो गया, लेकिन जंगल वहीं था, इंतजार करता हुआ। इस सीजन में मैंने ऐसी चीजें सीखी थी जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मैंने ऐसी चीजें देखी थी जिन्होंने जंगल की हर आवाज, हर परछाई को देखने का मेरा तरीका बदल दिया था। अब वो रूल्स मेरा हिस्सा बन चुके थे, सांस लेने जितने जरूरी थे। मेरे पास ये तय करने के लिए 4 महीने थे कि मैं वापस आना चाहता हूं या नहीं, लेकिन मुझे जवाब पहले से पता था। जब मैं गेट पार करके उस दुनिया में वापस जा रहा था जहां लोग अब भी हर चीज का सिंपल एक्सप्लेनेशन मानते थे, तब मेरी जेब में रखे पेपर्स सीने से लगकर गर्म महसूस हो रहे थे। जहां सीटी सिर्फ सीटी होती है और सफेद ड्रेस पहने बच्चे बस खोए हुए बच्चे होते हैं जिन्हें मदद चाहिए होती है। मैंने कभी उस दुनिया में रहने की कोशिश की थी, रूल्स के बारे में जानने से पहले। उससे पहले जब मुझे यह समझ नहीं थी कि कुछ जगहें उन कानूनों से नहीं चलती जो स्कूल में सिखाए जाते हैं। जंगल ने मेरी परीक्षा ली थी और मुझे योग्य पाया था। उसने मुझे अपने राज दिखाए और उन्हें याद रखने के लिए जिंदा छोड़ा। इसका मतलब था कि मैं अब खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हूं। मैं मेन रोड पर आ गया और टाउन की तरफ बढ़ने लगा, 4 महीनों की सामान्य जिंदगी की तरफ। लेकिन मेरा एक हिस्सा उन्हीं पेड़ों के बीच रह जाएगा, निगरानी करता हुआ, स्प्रिंग का इंतजार करता हुआ। उन रूल्स ने मेरी जान बचाई थी और अब वही मेरी जिंदगी थे। मैं वापस जरूर आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। अपने कीमती फीडबैक और सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी कहानियाँ आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।